सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। आर्मी चीफ की सदर मुमलिकत से मुलाकात, सदर मुंतखब होने पर आसिफ जरदारी को मुबारकबाद, अदलिया को मुतनाज़ बनाने की मुहिम, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की भी चिट्ठी, हुकूमत के मुश्किल फैसलों के समरात, मईशत में बेहतरी के आसार नजर आने लगे, जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी, साबिक वज़ीर आज़म को 45 साल बाद इंसाफ मिल गया, अमरीका की मोदी सरकार को सख्त वार्निंग। प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज की बड़ी खबर से, जो कि है कि जी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीफ अवामी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की है और जरदारी साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान ये जो अहम मुलाकात है और इस मुलाकात की जो डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, उनके मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और सदर मुमलिकत की कामयाब मुद्दत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अच्छा, आर्मी चीफ ने सदर मुमलिकत को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौज के बारे में बताया और रिवायती जो खतरात हैं उनके खिलाफ फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी है। पाक फौज का बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के अलावा तरक्याती कामों में भी अहम किरदार है, जिसके बारे में आर्मी चीफ ने सदर मुमलिकत को आगाह किया। इस पर सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के मिसाली किरदार को सराहा, रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फौज की खिदमात की तारीफ की, कौमी ताकत के तमाम अनासिर के साथ मिलकर दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने के अज़म का इजहार किया। वहीं पर आसिफ अली जरदारी ने एक मखसूस सियासी जमात और इसके चंद अफराद के किरदार पर बाकायदा तशवीश का इजहार किया है। ये जमात है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले इसे बाखूबी पहचानते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस सियासी जमात की तरफ सिर्फ सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए इदारे और इसकी क़यादत के खिलाफ लगाए गए बेबुनियाद और बिला जवाज़ इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और इस अज़्म का इजहार किया है कि रखना डालने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निमटा जाएगा। अच्छा नाज़रीन, सदर मुमलिकत का ये अज़्म बनता भी है क्योंकि अलामती ही सही पाकिस्तान में सदर मुमलिकत अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर होते हैं और एक सुप्रीम कमांडर कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई उसकी फ़ौज के बारे में झूठे इल्ज़ामात लगाए, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करे और फिर उस प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर खुद को मजलूम साबित करे। लेकिन झूठे इल्ज़ाम और प्रोपेगेंडा करने वाले अक्ल के अंधे क्या जाने कि अपनी फ़ौज पर तनकीद करके वो किसकी खिदमत कर रहे हैं। क्या उन्हें खबर नहीं है कि अगर पाकिस्तान की मजबूत फ़ौज ना हो तो चंद सौ दहशतगर्द पाकिस्तानियों को गाजर मूली की तरह काट के रख दें, कब्जा कर लें मुल्क पे। ये हवाई फायर नहीं है। सवात में क्या हुआ आपने देखा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है बाकायदा और सबको पता है कि पाकिस्तान का वजूद इसकी मजबूत फौज की वजह से ही कायम है और फौज ही वो मजबूत लड़ी है जिसने हमें एक कौमियत में परो रखा है और इसीलिए ये दुश्मन की आंख में बुरी तरह से खटकती है। हमारी जो पुरसुकून नींद है उसकी खातिर वतन के ये सजीले जवानों की रातें सरहद पर जागते गुजरती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ये सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े होते हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि सिर्फ अपने छोटे से सियासी फ़ायदे की खातिर कुछ नादान जो खुद को रहबर कहते हैं, इनकलाबी समझते हैं, अपने ही मुहाफिजों के खिलाफ वो झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि उसे देख देख कर दुश्मन खुश होता है। और उनकी बेशर्मी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि जिस काम की दुश्मन को जुर्रत ना हुई, 9 मई को इन लोगों ने वो काम कर दिखाया। जिन शहीदों ने हमारी रोशन कल के लिए कह लें कि अपनी जान कुर्बान की, उनके मुजस्मों की बेहुरमती इन्होंने की। और ये मनाजिर देखकर यकीन जानिए हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रोता है। अंदाज़ा करें उनके जो अहले खाना हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनके क्या जज्बात होते होंगे। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि सदर मुमलिकत ने इन लोगों से जो आहनी हाथों से निमटने के जिस अज़म का इजहार किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है और वक्त का तकाज़ा है। और पाकिस्तान के करोड़ों लोग अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं और ये सिर्फ चंद लोग हैं। इन्हें निशाने इबरत ज़रूर बनाना चाहिए जिन्होंने ये हरकत की जो दुश्मन भी नहीं कर सका, ताकि आइंदा किसी को भी शोहदा की बेहुरमती की जुर्रत भी ना हो सके। एक एग्जाम्पल, एक मिसाल सेट होनी चाहिए आइंदा के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जाने। बाशरिफ साहब ने जजिस को भेजे गए जो धमकी आमेज खतूत हैं उनकी तहकीकात कराने का ऐलान किया। और अब तक जब से जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला, ज़रा गौर कीजिएगा, अदलिया को बाकायदा मुतनाज़ बनाने की एक कहने के सोची समझी मुहिम, मुनज़्ज़म मुहिम कह दूँ तो गलत नहीं होगा, बाकायदा शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर आप आए दिन देखते होंगे ना इंसाफ़ी, जुल्म का शोर मचाया जा रहा है कि जुल्म हो रहा है जी।
कैसा जुल्म हो रहा है, कौन सी नाइंसाफी? झूठी खबरें बगैर तहकीक के धड़ाधड़ फैलाई जाती हैं। क्या ये जुल्म नहीं है जिसके खिलाफ आप खबरें फैला रहे हैं? जुल्म तो उसके साथ हो रहा है, जालिम तो आप बने हुए हैं। तस्दीक के बगैर किसी के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाए चले जा रहे हैं, उसके साथ नाइंसाफी जिसके बारे में आप ये सब कुछ कर रहे हैं। और झूठ इतनी तेजी से इस तरह बोला जाता है तसलसल के साथ कि झूठ तो झूठ है ही, मगर वो इस तरह बोला जाता है कि सच भी झूठ लगना शुरू हो जाता है। और बदकिस्मती से कह लें कि ये प्रोपेगेंडा पता किन अकाउंट से किया जा रहा है? जो एक सियासी जमात से वाबस्तगी रखते हैं। और जब उस जमात के रहनुमाओं को कानूनी बुनियादों पर कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर क्या होता है जी? नाइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी, जुल्म जुल्म का ये शोर मचाकर बाकायदा आसमान सर पे उठा लेते हैं। जजिस पर हमले करते हैं, जानिबदारी, इदारों की मुदाखलत का भाषण देते हैं। और जब उन्हीं जजिस से इन्हें किसी किस्म का कोई कानूनी बुनियादों पर रिलीफ मिलता है तो फिर अदलिया की तारीफ तब भी नहीं करते, बल्कि फिर कहते हैं ये तो हक की और इंसाफ की फतह है। ये क्या है? तो फतह हुई हमारी, ये बदनीयती नहीं है तो फिर और क्या है? वो कहते हैं ना, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। जब आपके हक में फैसला आता है तो अदलिया की बल्ले बल्ले, जजेस की बल्ले बल्ले। जब आपके खिलाफ कोई फैसला आता है तो फिर जी ये तुम्हारे साथ जानिबदारी का मुजाहरा किया गया, ये तो जानबूझ के किया गया, ये तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश है, तो नाइंसाफ़ी है, तो जुल्म की इंतहा हो गई। अपने रवैयों पे कभी आप लोगों ने गौर किए कि आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला है, ये ज़रा देखिएगा। इस पर हुकूमत ने कमीशन बनाया। नेक नियति या बदनीयती तो बात की बात थी ना, मगर इससे भी हमने देखा कि तनकीद का, धुआंधार तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का मुतालिबा सामने आ गया। अच्छा, जब फिर सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस ले लिया तो फिर जी फुल कोर्ट की रागनी छेड़ी गई। अब फुल कोर्ट पे मामला आप देख लीजिएगा, देखा जाएगा। अब दूसरा, जजिस को धमकी आमेज और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के खत का मामला सामने आया है। वज़ीर आज़म साहब ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जजिस खत मामले पर अज खुद नोटिस ले लिया है और इसकी जो समाअत है वो भी शुरू है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को देख रही है, यानी गेंद उनके पास है। हमने तो अपनी जो जिम्मेदारी है पूरी कर दी है। वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा कि जी कुछ जजिस को धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए हैं, हमें इस मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और हमें सियासत नहीं करनी चाहिए इस मामले पर। हुकूमत इस मामले की तहकीकात कराएगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके, हकीकत सामने आ सके, दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन अब आप सोशल मीडिया देख लें कि वो मखसूस सियासी जमात धमकी आमेज खतूत को भी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है, जबकि हुकूमत ने तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं कि सारे मामले में इससे मज़ीद क्या निकलता है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब, जो कि एक अच्छी मईशत के मैदान से। वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स में पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के जो आसार है नुमाया होने की तस्दीक की गई है। मुश्किल वक्त ख़त्म और अब अच्छा वक्त शुरू होने की उम्मीदें जाग गई हैं। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमने देखा कि 510 पॉइंट्स प्लस पॉइंट्स की तेज़ी आई और उसके नतीजे में जो 100 इंडेक्स है मुल्क की तारीख में पहली बार 68,000 यानी 68,000 पॉइंट्स की सतह अबूर करके नया रिकॉर्ड बना गया। और मुआशी बहरान में घिरे पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से एक बेहतरीन खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है। और ये हुकूमत की मुआशी टीम से वाबस्ता आप मुस्बत तवक्कुआत की बात भी अगर करें उसका भी नतीजा है। स्टॉक मार्केट में जो आज की तेज़ी है इसकी वजह से तकरीबन 60% से ज़्यादा जो शेयर्स हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं और उनकी जो मालियत है उसमें अरबों रुपए का इजाफा भी हो गया है, बेहतरीन। और पाकिस्तान से टेक्सटाइल जो मसनूआत हैं उनकी जो बरामदात है उसमें भी इजाफा हुआ है। और निजीकारी प्लान पर जो हुकूमत की तेज़ रफ्तार सरगर्मियाँ कह लें और गैर मुल्कियों की जानिब से पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शोबे हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कह लें, सरमाया कारी का जो उनका इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, और डॉलर की निस्बत रुपए की कदर में भी मरहलेवार बुनियादों पर इजाफा हो रहा है। और ये सारे वो अवामिल हैं जो मार्केट पर असरअंदाज हुए हैं और ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की एक अच्छी खबर है। लेकिन आलमी जो जरीदे हैं वो भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत में अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इस्तेहकाम आना शुरू हो गया। इन सारी जो ख़बरें हैं यकीनी तौर पे इनमें पाकिस्तानियों के लिए, आम पाकिस्तानियों के लिए जो कि महंगाई से तंग हैं और जिसका महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है, उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। मैं उस तबके की भी बात कर रही हूँ कि जो मिडिल क्लास कैटेगरी में भी फॉल नहीं करते हैं, उससे भी नीचे हैं, और जो 2 वक्त की रोटी भी खाना जिनके लिए मुश्किल है उनके लिए भी उम्मीद का इजहार किया जा रहा है इन अच्छी खबरों के बाद कि महंगाई से उनकी भी जान छूटेगी इंशाल्लाह। और इस उम्मीद का इजहार हुकूमत ने नहीं किया बल्कि आलमी इदारों की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि अगर हुकूमत इसका इजहार करती तो बहुत से लोग शायद, मुझे बात कहने में कोई
क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग यकीन नहीं करते, वो कहते हैं कि हमें बस ऐसे सुनहरे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आलमी बैंक ने पाकिस्तान की जो माशी आउटलुक है उसको मुस्बत करार दिया है। अब ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि हुकूमत ने मईशत को उठाने के लिए जो मुश्किल फ़ैसले किए हैं बेहतर करने के लिए, अब उसके असरात नज़र आने लगे हैं। तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन खबर है। आवाम को भी इस पर यकीन आ जाना चाहिए कि जब आलमी इदारे भी इस बात पर आपकी हुकूमत की तारीफ़ कर रहे हैं कि अब आगे हालात बेहतर नज़र आते हैं, मईशत के मैदान में अगर बात की जाए तो इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है। अच्छा, रिपोर्ट में ये भी कहा गया, जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, कि जो शरह नमू में इजाफा है और मईशत ने बाकायदा तरक्की दिखाना शुरू कर दी है, और आइंदा जो माली साल है उसमें शरह नमू में जो इजाफा है वो तकरीबन दुगना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और अगले माली साल में महंगाई में तकरीबन 11% 11% के हिसाब से कमी मुतवक्की एक्सपेक्टेड है। और ये भी कहा है इस रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग ने कि IMF के जो नए बेल आउट प्रोग्राम है उससे मुआशी शरह नमू में मज़ीद तेज़ी और इस्तेहकाम आएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह करे ये बेहतर हो। अच्छा, और गुज़िश्ता जो 22 महीने में महंगाई की शरह पहली बार सबसे कम 20.7% उस पर आ गई थी, 20.7% पर आ गई है, और 2 साल के बाद महंगाई की शरह में कमी का रुझान देखने में आ रहा है। ये मेरे ख्याल से बेहतरीन और बड़ी, अगर मैं हौसला अफजा का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो आप लोग अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे कि हौसला अफजा खबरें हैं मईशत के मैदान से, और इससे अवाम ही नहीं बल्कि हुकूमत को भी मेरे ख्याल से बड़ा एक सुकून या सुख का सांस आएगा। यकीनी तौर पे महंगाई की वजह से जब मीडिया अपनी तोपों का रुख करता है हुकूमत की तरफ, और मीडिया का पूरा ही राइट होता है कि वो हुकूमत से, सिटिंग गवर्नमेंट से सवाल पूछता है और हुकूमत को भी सवाल का जवाब देना होता है। अब मेरे ख्याल से ये जो हुकूमत है उस महंगाई बढ़ने की वजह से आए दिन शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है, सख्त से सख्त सवालों पर जवाब देना पड़ता है। ये हुकूमत के लिए भी बेहतरीन एक खबर है, जो कि हुकूमत ने बेहतरीन फ़ैसले, मुश्किल फ़ैसले लिए कि आगे चल के हम मईशत के हवाले से अगर हम बात करें, जो एक्सपेक्टेशंस है हमारी कि मुश्किल फ़ैसले लेकर, जो हम कहते हैं कि जी मुश्किल फ़ैसले बड़ी मुश्किल से लिए जाते हैं और वो आपको आगे जाके आसानी की सूरत हाल देखने को मिलती है। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट ना हो, और तनकीद बहुत हुई, लेकिन अब मेरे ख्याल से हमें शाबाश भी देनी चाहिए। शाबाश है हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को, जिन्होंने अपनी 16 माह की हुकूमत में भी मुल्क को एटलीस्ट मुआशी डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फ़ैसले किए। अभी देखिए ना, हम डिफ़ॉल्ट से बचने की बातें कर रहे हैं, तरक्की की बातों बाद में करेंगे, पहले तो हमने खुद को डिफ़ॉल्ट से बचाया, सबसे बड़ी कामयाबी ये है। अब आगे जाके ज़ाहिर बात है कि हम उसकी बेहतरीन, जो अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी मैंने आपके साथ शेयर की कि उसमें अगर हम बेहतरीन यही सारी सूरत हाल जो बताई गई है, अगर 11% महंगाई कम हो जाती है तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन ये हुकूमत की जानिब से कारकर्दगी होगी, और जिस पर हुकूमत की तारीफ़ करना बनती है मेरिट पर। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम सब ने सुन रखा है कि शहीद का खून कभी भी रायगा नहीं जाता, और इसकी अमली तस्वीर शहीद जमहूरियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल में देखी जा सकती है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमहूरियत की राह में जान कुर्बान की, मगर आप देखें कि उनकी शहादत के 45 साल बाद भी पाकिस्तान की सियासत आज भी भुट्टो साहब की सहर अंगेज की शख्सियत की गिरदी घूम रही है, और 45 बरस बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी सदारती रेफरेंस के जवाब में ये करार दे चुकी है कि भुट्टो के मुकदमे में कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए और उन्हें फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। ये रेफरेंस भेजने वाले सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी हैं, जिन्होंने बरसी के मौके पर अपने बयान में कहा है कि कायदे अवाम अपने मुल्क को एटमी ताकत बनाने की जुस्तजू कर रहे थे। उनका अदालती कत्ल दरअसल पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और खुददारी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कायदे अवाम कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उनकी सियासत का महवर अवाम की फलाह बहबूद थी। मुखालिफिन को भुट्टो से बहुत इख्तिलाफात होंगे, मगर उन्हें अजीम रहनुमा मानने पर मुखालिफिन भी मजबूर हैं। एतराफ़ करते हैं कि ये भुट्टो ही थे जिन्होंने मुल्क को पहला मुत्तफ़िक़ा आइन दिया, पाकिस्तानी अवाम को पहली बार कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए शनाख्त दी, पाकिस्तान को एटमी सलाहियत से माला माल करने की टेक्नोलॉजी हासिल करने की बुनियाद रखी। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी उनका बड़ा कारनामा है। उन्होंने 5 फरवरी का दिन यौम कश्मीर के नाम से मंसूब किया और अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा दबंग अंदाज से लड़ा। यहाँ तक कहा जाता है कि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद और मसला कश्मीर उठाना ही भुट्टो साहब की मौत का सबब भी बने।
अब इसमें कितनी हकीकत है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कायरा साहब, भुट्टो साहब को दुनिया से गए 45 साल गुजर गए हैं, लेकिन सियासत में आज भी अगर मैं कहूँ कि उनका सिक्का चल रहा है तो गलत नहीं होगा। ये उनकी शख्सियत की आप सहरंगेजी कहेंगे या फिर इसमें पीपल्स पार्टी का भी बहुत बड़ा क्रेडिट है जिसने भुट्टो साहब का नाम आज भी जिंदा रखा हुआ है? और 45 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इतराफ़ की है कि जी भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला था, हक नहीं दिया गया था, उनका जो कत्ल था वो अदालती कत्ल है। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कमाल के लोग होते हैं ना, जो तारीख में जिंदा रहते हैं, वो जिस्मानी तौर पे तो नहीं रहते जी, जिस्मानी तो भी इंसान तो क्या, पैगंबर भी दुनिया से चले। जो लोग जिंदा रहते हैं वो अपनी फिक्र की बुनियाद पे, अपने कामों की बुनियाद पे, अपनी खिदमत की बुनियाद पे वो जिंदा रहते हैं। भुट्टो शहीद आलम इस्लाम और तरक्की पजीर दुनिया के अंदर भी जिंदा है और पाकिस्तान के अंदर भी जिंदा है, अपनी फिक्र के जरिए, अपने कामों के जरिए। ठीक। अपने इंट्रो में जो बातें आपने कही बड़ी पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने वाले हैं, वो सारा कुछ करने वाले, लेकिन इससे और भी है। मसलन एक टूटे हुए हमसुरदा फौज, इन सब का मोराल बुलंद करके कहना कि हम एक जिंदा कौम हैं और हम बड़ा मुल्क ताकतवर बनेंगे, ये भरमा था। क्योंकि एक इंडिविजुअल भी अगर डिप्रेशन में चला जाए तो उसको डिप्रेशन से निकालना कार्य दारद होता है, और अगर कौम डिप्रेशन में चली जाए तो और मुश्किल काम होता है। बट ही डिड इट। चंद महीनों सालों में उन्होंने पाकिस्तानी कौम का मोराल बुलंद किया और पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाला, अपने कैदियों को वापस लाए, और फिर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर वो रिफॉर्म्स की। उस पर बहुत सारे लोगों के गिले शिकवे हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल सनद है ना कि पाकिस्तान के आम आदमी के बच्चे को आला तालीमी इदारों तक तालीम हासिल करने का हक उसी वक्त मिला जब पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तालीम को मुफ्त करार दे दिया। ये पाकिस्तान के मजदूर को अपनी मजदूरी का हक और तहफ़्फ़ुज़ उसी वक्त मिला जब पाकिस्तान के मजदूरों के कवानीन बना के उनको आलमी कवानीन के तहत और पाकिस्तानी कवानीन के तहत जो हकूक़ हासिल थे उनको अंजुमनें बनाने का, उनको यूनियनें बनाने का ये हक दिया, और पाकिस्तान के देही मजदूर यानी किसान को उसकी शनाख्तें दी, गरीब आदमी को तहफ़्फ़ुज़ दिया और पाकिस्तान के शहरी होने का एहसास दिया। बाकी खिदमात तो खैर उनकी बहुत सारी है, गिनवाते रहे तो वक्त कम पड़ जाए, ठीक है, लेकिन ये बड़ी खिदमात है जिससे आइंदा के लिए पूरे समाज में अभी तक वो जिंदा है और जिंदा रहेंगे जब तक ये मुल्क है। ठीक है, चलिए अब आज की जो मौजूदा उस पर आ जाते हैं। कायरा साहब का नाम, कमर जमान कायरा साहब का नाम हम काफ़ी देर से गवर्नर पंजाब के नाम के तौर पे सुन रहे हैं। पहले कहा गया कि सेनेट के इंतखाबात तक ये ऐलान हो जाएगा कि कौन है गवर्नर पंजाब, उसके बाद फिर अब ईद के बाद का सुनने में आ रहा है। अब ये खबरें आ रही कायरा साहब कि आपके नाम पर इख्तिलाफ है और ये इख्तिलाफ किसी और को नहीं है, ये इख्तिलाफ शायद आपकी अपनी पार्टी में चल रहा है। क्या हम ये समझें कि जरदारी साहब और बिलावल साहब दोनों इस नाम से इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं और आपके साथ जो दूसरा नाम लिया जा रहा है, एक जरदारी साहब का फेवरेट, एक बिलावल साहब का, इस तरह की जो बातें की जा रही हैं, और साथ अब नई खबरें सुनने में आ रही है कि गवर्नर पंजाब कोई खातून भी हो सकती हैं आपकी पार्टी से। आपके पास क्या खबर है? आपके पास तो पूरी खबर होगी, अब आप देना चाहेंगे? नहीं, ये अब आप पर है। देखिए पहली गुजारिश ये है कि कोई लिस्ट पार्टी के अंदर कोई सर्कुलेट नहीं हुई, कोई डिस्कस नहीं हुई। ठीक। बिलावल साहब मुल्क से बाहर थे, ठीक है, उन्होंने सदर साहब के साथ, जरदारी साहब के साथ डिस्कशन करके ये फैसले करने हैं। ठीक। किसी का नाम भी कोई फाइनल, कोई आगे पीछे नहीं है। पार्टी के सभी लोग जिनके नाम आप ले रहे हैं, ये लोग ले रहे हैं, ये सभी पार्टी के लोग हैं, मुझसे बेहतर लोग हैं और पार्टी के लिए उन सबकी खिदमत है। मेरा नाम भी लिया जा रहा है, मैं मशकूर हूँ आप सबका, आपकी मोहब्बत है। मेरी जमात ने हमेशा मेरी इज्जत की है, मुझे इज्जतों से नवाजा है। अभी बना देंगे तो बहुत शुक्रिया, नहीं बनाएंगे तो मेरे किसी साथी को ही बनाएंगे। मेरे लिए बड़ी खूबसूरत बात की आपने। इख्तलाफ होना रहा, इख्तलाफ होना तो कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो भी, मुझे तो पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता, लेकिन अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो भी
तो यही हो सकता है ना कि ये सारे लोग जो इस वक्त डिस्कशन में हैं, हर फर्द अपनी अपनी जगह पे अहमियत का हामिल है, उसका अपना तजर्बा है, और किसी एक के बारे में आप अच्छा सोच सकती हैं, किसी एक के बारे में मैं अच्छा सोच सकता हूँ। ठीक है। और तीसरी बात जो किसी खातून गवर्नर का है, तो ये एजाज बहरहाल पीपल्स पार्टी को है कि आप खवातीन को आपके शनाख्ते और आपकी इज्जतें और तहफ़्फ़ुज़ दिया तो पीपल्स पार्टी ने, पहली खातून वज़ीर आज़म बनी तो पीपल्स पार्टी की। तो और किसी भी इस्लामी मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ उनको भी हासिल, और हमारे मुल्क को भी कि हमारे मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म। ये भी जो है आपने फरमाया है, ये भी करीने क़यास हो सकता है, इसमें भी कोई बहीदस क़यास बात नहीं है, लेकिन अभी कोई किसी के पास कोई मुसद्दका बात नहीं है, हेर से के ऊपर सारा कुछ चल रहा है। ठीक है सर, आपने जैसे कि ये भी कुछ आपने नाम लिए, आपने कहा जिस तरह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का आपने जिक्र किया, फिर आपने कहा कि हर बंदे की अपनी अहमियत होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से फिर हर बंदे की अहमियत होती है, बहुत से नाम होते हैं, किसी को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। सेनेट इंतखाबात और फैसल वाडा मुझे याद आ गया आपकी इस गुफ्तगू से, पीपल्स पार्टी ने फैसल वाडा साहब को सपोर्ट किया, और आपके कुछ बड़े बड़े नाम जो कि उनके साथ बहुत से लोगों को लगता है कि शायद उनके साथ ज्यादती हुई है, ये क्या कहानी थी? और वाडा साहब तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी धुआंधार खिताब करते हैं अक्सर टीवी पे बैठ के। थोड़ी देर आवाज रुक गई थी, मैं जो समझा हूँ कि फैसल वाडा साहब को हमने वोट क्यों दिए, वो तो हमारे खिलाफ बातें करते जी जी, मैंने यही पूछा जी। अच्छा, देखिए फैसल वाडा साहब को हमारे कैंडिडेट तो नहीं थे, लेकिन हमारे पास जो अपने मेंबरान से फालतू वोट थे, जो हमारे क्लियर वोट हो गए, उससे जायद जो वोट थे 3-4, वो पीपल्स पार्टी ने उन्हें दे दिए। ना देते तो किसी को जाया करते। उन्होंने वोटों का तकाजा किया तो आपने हमारी जमात ने बेहतर जाना कि उन्हें वोट दे दिए जाए। ये हमारी पार्लिमानी पार्टी का वहाँ पे फैसला है, और अपने मुखालिफिन को कल के मुखालिफ आज के दोस्त हो सकते हैं जी, ये कोई अचंभे वाली बात तो नहीं है। लोग जमातें बदल जाते हैं, और आपके साथ मुखालिफ जमातों के साथ बैठ के भी आपको बातें करनी पड़ती है, हुकूमत चलानी पड़ती है। आज भी हम इस हुकूमत के खिलाफ हैं, के साथ बैठे हैं जिन जमातों के कल हम खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। सिर्फ PTI नहीं है के खिलाफ नहीं, बल्कि हम तो मुस्लिम लीग के खिलाफ, वो हमारे खिलाफ, JUI के खिलाफ, वो हमारे खिलाफ, काफ लीग, एक दूसरे के खिलाफ हम इलेक्शन लड़े। आज हम हुकूमत में बैठे हैं। तो अगर हम माजी में खड़े रहे कि उन्होंने हमें ये कहा और फलाने ने हमें ये कहा, तो ये जब में मुखालफत के बावजूद आपको इकट्ठा होना। ठीक है, तो इकट्ठा होना पड़ता है जमहूरियत में, आपको मुखालफत के बावजूद। मौलाना साहब को फिर इकट्ठा होता देखते हैं आप? मौलाना साहब इस दफ़ा लंबे नाराज़ हो गए कायरा साहब, हालांकि उनके बारे में एक आम सा तासुर है कि उनको मनाना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। यहाँ तक लोग बात कर देते कि मौलाना साहब को कुछ लोग कुछ दो की सियासत में मना लिया जाता है, अल्लाह बातें कर देते हैं लोग टीवी पे बैठ के, सीनियर सियासतदान। इस बार क्या हो गया? मौलाना साहब इतने लंबे नाराज़ क्यों हो गए कि ईद के बाद वो PTI और मौलाना साहब एक पेज पर हमें सड़कों पर नजर आएंगे, मतलब PTI और मौलाना साहब एक पेज पर? आपके पिछले सवाल के हवाले से देखा जाए तो ये भी एक अचंभे वाली बात होगी, लेकिन कोई बहीदस कयास नहीं है। ये तो क़यामत की निशानी लग रही है कायरा साहब, सिर्फ अचंभा नहीं है। पहली बात तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, उनका हक है, हम उनको राजी करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है हो जाएंगे। नहीं होंगे तो उनका हक है, वो एहतजाज कर सकते हैं, वो अपने नुक्ता नज़र को अवाम के पास ले जा सकते हैं, पीसफुल मीन्स के जरिए वो अपने अलायंसेस क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल कोई हक है, किसी को रोक सकता है कोई, लेकिन फिर वो अचंभा जरूर होगा। अच्छा कायरा साहब, आपने रोकने की बात की तो मौलाना साहब PTI ये जो एक ग्रैंड अलायंस बन रहा है जिसमें बाकी भी जो जमातें आपको पता है, और हैरानी की बात सर ये कायरा साहब कि जो जमातें ग्रैंड एक अलायंस बना रही हैं और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सड़कों पर आएंगी, बेसिकली तो अवाम और मुल्क को भी टफ टाइम दिया जाएगा क्योंकि मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस किस्म की हरकत का। इनमें से किसी की किसी के पास एक सीट है, किसी के पास एक सीट भी नहीं है। अभी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जब निकलेंगे तो हुकूमत के पास भी जारी बात है फिर रोकने का रास्ता होता है। अब शहर इक़्तिदार में कोई आ जाए तो हुकूमत फिर ताकत का इस्तेमाल भी करती है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमत भी हासिल करती है। फिर वो सूरत हाल किस तरफ आपको जाती हुई दिखाई देती है? हुकूमत की पोजीशन क्या होगी? ये लूँ अगर मैं, देखिए पहली बात तो ये है कि अल्लाह करे ये मौका ना आए। दूसरी ये है कि आपने खुद ही कहा कि अगर कोई ऐसा मौका आता है तो उसके लिए उस ऐसे मामलात से निपटने के लिए मुल्क के कानून जो बनाए गए हैं वो ऑलरेडी
गाइडलाइन मौजूद है, उसके मुताबिक इदारे अपना काम करेंगे। और तीसरी बात यह है कि इस मुल्क के अंदर बहुत सारी तहरीकें चली हैं, उन तहरीकों के नतीजे में हुकूमतें कोई नहीं गिरा करती। हमारे खिलाफ तहरीकें चली, हमारी हुकूमतें नहीं गिरी। हमने तहरीकें चलाई, हम और 2002 में हम वो बड़ी भरपूर अपोजिशन तहरीक चला रहे थे, सड़कों पे भी असेंबलियों में भी भरपूर एहतजाज था। लेकिन वो गवर्नमेंट जो मांगे तांगे की बिल्कुल गवर्नमेंट थी, वो भी 5 साल पूरे कर गई वो असेंबली। इसी तरह असेंबलियों के अंदर अगर आप से समझे कि कुछ लोगों का ख्याल होता है कि जी हम असेंबलियों को काम नहीं करने देंगे, तो ये बड़ी अजीब बात है। मेरा जाती तजर्बा ये है कि हुकूमत के लिए असेंबली के अंदर जो शोर गोगा होता है ना, वो हुकूमत को सूट कर रहा होता है। वो अपोजिशन को या मुल्क को सूट नहीं करता, लेकिन हुकूमत को सूट इसलिए करता है कि हुकूमत ने एक लेजिस्लेशन मूव की, अंदर से एहतजाज हो रहा है, शोर हो रहा है, स्पीकर ने बिल जो है वो ले किया, उसके ऊपर डिबेट नहीं होती, हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, वो शोर शराबे में जी ना कमेटी में बिल जाता है और वही वोटिंग हो जाती है। कमेटी में भी अगर जाए और कमेटी में भी डिबेट करने के लिए अपोजिशन ना हो तो हुकूमत तो खुश होती है कि चलो जी कोई अपोजिशन है नहीं और हमारे किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही और बिल पे वोट आउट होता है और बिल पास हो जाता है। सो बिल पास करने की हद तक असेंबलियां काम करती है और अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों काम, बिल जल्दी पास होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती नहीं शोरों को, तो गवर्नमेंटों को ये सूरत हाल सूट करती है। बाकी को ये तो नहीं होता कि असेंबलियों को ताले लगा के अपोजिशन खड़ी हो जाएगी। वैसे पीटीआई से ये भी तवक्को की जा सकती है, लेकिन ऐसे मुमकिन नहीं होता। लिहाजा अपोजिशन का काम असेंबलियों के अंदर बैठ के भरपूर तरीके से गवर्नमेंट के चीजों का एहतसाब करना होता है। अगर वो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट कंफर्टेबल ठीक है कायरा साहब, ये आसिफा बीबी साहिबा की जो एक आसिफा बीबी की सियासत में जो एंट्री हुई है, उस पर भी लोग अपने अपने अंदाजे, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बहुत सी बातें कर रहे हैं कि जी जब से आसिफा साहिबा की एंट्री हुई है सियासत में, बिलावल साहब ज़्यादा मुतहरिक दिखाई नहीं देते हैं। ये बाकी कोई स्ट्रैटेजी है या बस ये वही बात के बस आपके पास कोई खबर हो तो बस आपने अपने अपने अंदाज में उसको कोई भी रंग देना होता है? नहीं, आसिफा बीबी के इलेक्शन में उनके बाद एक बात तो लोग ना हर मामले में मफरूजे के, जमातों के, खानदानों के अंदर कोई इख्तलाफात के मफरूजे ढूंढते रहते हैं। जी। बात यह है कि उन बहनों भाइयों में इतना प्यार है, अपने वालिद से उनका इतना प्यार है, आपस में उनका इतना प्यार है कि ये बात सोचे ही नहीं। और आसिफा बीबी लिटरली इतना प्यार करती है, मैं आज कांट और दोनों की अलग शख्सियत है, सबकी एक अपनी जो खुसूसियात होती हैं, तो कंपैरिजन क्यों किया जाता है? ये आपने बड़ा अहम सवाल उठाया है, ये कंपैरिजन क्यों किया जाता है? बिलावल साहब भी अपनी बहनों से इतना ही प्यार करते हैं। वो जब भी सदर साहब का इंतखाब हो गया, इन दिनों होता है ना कि थोड़ा सा साय ऑफ रिलीफ है, इधर भी कोई ऐसा काम नहीं, असेंबली भी नहीं चल रही, तो बहन उनकी जो दूसरी है वो होती है दुबई में, वो उनके पास गए, फिर उनको वहां से यूरोप का विजिट करना पड़ा। वो अब्रॉड थे कुछ दिन, इसलिए वो यहाँ थे नहीं। उसके ऊपर एक अजीब सी हर्जा सराई शुरू कर दी गई। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा मुनासिब है फैमिलीज के इश्यूज को, इख्तलाफात के शकूक को इस तरह नहीं पैदा करना चाहिए। कोई शक वाली बात है नहीं, कोई उनमें इख्तलाफ है नहीं, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बिलावल साहब को अपनी बहनों से बहुत प्यार है, लेकिन और आसिफा बीबी तो बीबी की तस्वीर है, उससे तो हम सब प्यार करते हैं। बिलावल साहब हम सबसे ज्यादा करते हैं। वो अपने वालिद की भी बड़ी प्यारी, मुख्ताबर बेटी भी हमारी बेटी भी है, हमारी लीडर भी है, सब कुछ हमारी बीबी की बेटी है। लेकिन आसिफा बीबी तो तस्वीरें बेनजीर है, उससे कौन इख्तलाफ कर सकता है? ठीक। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। फिर आगे अब आप क्या देख रहे हैं कायरा साहब? आगे जाकर ये जो बातें की जाती हैं कि जी अभी पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्मार्ट मूव ये किया कि आईनी ओहदे रख लिए, वजारतें नहीं ली, क्योंकि पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। लेकिन आगे जाकर कोई फेज़ 2 भी होगा और इसको फेज़ 1 करार दिया जा रहा है, और फेज़ 2 में पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आएगी और वजारतें लेगी। ये बातें अभी से क्यों हो रही हैं?
कहाँ से आती है ये बातें? इसकी हम तो तरदीद कर चुके हैं जी। बाकी आपने भी अपना काम चलाना है, कोई प्रोग्रामों के अंदर मसाले तो चलना ही है ना। हमारी जमात तो इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दसियों दफा नहीं, बीसियों सैकड़ों दफा दे चुकी है। अच्छा सर, ये जो खतूत का मामला चला है, ये इसको आप कैसे देखते हैं? जजिस के खतूत, फिर अभी हाल ही में जो खत में से पाउडर निकल आना, क्या समझ आती है? देखिए, गुजारिश है कि तो जो भी ये मामला है इस वक्त अदलिया का मामला ओवरऑल बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, फिक्रमंदी की बात है। मुल्क में पहले ही सूरत हाल ऐसी अगर इदारों के अंदर या कोई सूरत हाल पैदा होती है तो तकलीफ का बायस होती है, तशवीश का बायस होती है। उसके ऊपर ये जो खतूत लिखे गए हैं, इनके अंदर जो पाउडर है वो कोई खुदा न खास्ता मुज़ीर सेहत है, इसके बारे में अभी तक वो फाइनल बात नहीं हुई। शकूक ही है और अक्सरियत ये कह रही है कि नहीं वो गैर मुज़र है, ऐसे ही है। इससे क्या हासिल करना मकसूद है? एक तो हमारा ये है ना कि फौरी तौर पे हम कहते हैं कि अच्छा ये एजेंसियों ने भेजा। अब देखना ये है कि इस एजेंसी किसी का क्या फायदा हो सकता है। उन्होंने उन जज साहबान को खत भेजे, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत भेजे, फिर ये जो लाहौर हाई कोर्ट को खत भेजे। ये क्या, इससे क्या एजेंसीज लेना चाहेंगी अगर ये प्रेमिसेस, ये जो थीसिस है ये माना जाए? तो ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा सवाल तो इससे हटकर है। देखिए, ये तो किसी का भी नाम लेकर कोई भी खत भेज दे, कोई आम बंदा भेज दे। मेरा सवाल है कि क्या वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी नहीं होती कि ऐसे किसी को भी खत पहुँचा दिया जाए? जजिस तक पहुँचाया कैसे जाता है? देखिए, पहली गुजारिश ये है, मैं बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ कि मुल्क के अंदर कोई मुखालफ, कोई मुल्क का मुखालफ, कोई जो ऐसा सियासी शख्स या ऐसे गिरोह जो मुल्क के अंदर अनारकी को, मुल्क के अंदर अबतरी को बढ़ाना चाहते हैं, क्यास को बढ़ाना चाहते हैं, जिनको सूट करता है, या कोई मुल्क दुश्मन है, वो ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। एजेंसीज की तरफ का इशारा तौर पे मुझे समझ आती है कि क्या फायदा है। और जो खतूत जाते हैं, नॉर्मली ये होता है कि पर्सनल डाक जज साहिबान खोलते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन उनके पास स्टाफ होता है, उनके डाक खोल के उनके सामने प्रेजेंट की जाती है। ठीक है जी। लेकिन फिर खत के अंदर जो उसके कंटेंट्स होते हैं वो कोई ऐसे ना हो जो आम आदमी ना देखे, इसलिए शायद उनको दिए जाते हो। लेकिन इनमें से कोई खत तो किसी जज साहब को डायरेक्टली नहीं दिया गया। ठीक है जी, ठीक है कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त से मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे मोदी सरकार की दहशतगर्दियों की, जिसका दायरा अमेरिका तक फैल गया। अमेरिका ने भी भारत को खबरदार कर दिया है। अब मेरे ख्याल से पूरी दुनिया जान चुकी कि मोदी इंसान नहीं बल्कि इंसान के भेस में एक दरिंदा है, जिसमें बर्बरियत और दरिंदगी कूट कूट कर भरी है। और ये दरिंदा इंतहा पसंदी फैलाकर हर उस इंसान को कत्ल कर देना चाहता है जिसके नाम नेहाद हिंदुत्व नजरिए की हिमायत नहीं करता है। भारत में अकलियतें, मुसलमान खासतौर पर, इससे तंग हैं। पड़ोसियों की नाक में भी इसने दम कर रखा है। चीन की इससे नहीं बनती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी ये कराता है, श्रीलंका में हालात खराब करने के लिए कि पीछे इसका हाथ है। अब तो इसके हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि ये कनाडा, अमेरिका में भी दहशतगर्दी कराने लगा है। पहले मोदी के भेजे दहशतगर्दों ने कनाडा में मौजूद खालिस्तानी रहनुमा को कत्ल करा दिया और अब अमेरिका में भी एक खालिस्तानी रहनुमा गुरपतवंत सिंह को टारगेट बनाया। अमेरिकी महकमा खारजा ने भारत को बाकायदा वार्निंग दी है कि वो गुरपतवंत सिंह से मुतालिक मामले की मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। वाशिंगटन में अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सिख रहनुमा के मामले पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि हम भारत की जानिब से सिख रहनुमा से मुतालिक तहकीकात के नताइज का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, खबर यह है कि 2 माह के अंदर मुतादिद खालिस्तानी जो लीडर्स हैं वो हलाक हो रहे हैं, और जिनमें हरदीप सिंह, आपको याद होगा अवतार सिंह खंडा, और इसके अलावा परमजीत सिंह भी शामिल हैं। और अमेरिका की तरह कनाडा भी मोदी सरकार को ऐसी वार्निंग जारी कर चुका है। अब ज़रूरत किस बात की है कि आलमी ताकतें इस दरिंदे नरेंद्र मोदी को रोकें। मुफादात के नाम पर अगर इस दरिंदे को खुली छूट दी गई तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब नरेंद्र मोदी के जो इंतहा पसंद हैं वो हर मुल्क में दहशतगर्दी की आग लगाएंगे। और मेरे ख्याल से दुनिया जितनी जल्दी से ये जान ले उतना ही बेहतर होगा। मोदी सरकार तो मेरे ख्याल से एक सांप की तरह है जिसने भारत में अक़लियतों की ज़िंदगी बाकायदा अजीरन बनाई हुई है। हमसायों को भी डसने से बाज नहीं आता, कोई भी सुकून में नहीं इसकी वजह से। इसीलिए बांग्लादेश में, ज़रा सुनिएगा, बांग्लादेश में बॉयकॉट इंडिया मुहिम जोर पकड़ गई है।
अब बांग्लादेश में इंडिया आउट तहरीक मकबूल हो रही है। वही बांग्लादेश जो भारतीय साजिश की बदौलत वजूद में आया, वहां अब नरेंद्र मोदी की काली करतूतें देखकर भारत से नफरत बढ़ रही है। इसलिए मेरा तो भारतीयों को मशवरा है कि जितनी जल्दी ये भारत की जो जनता है वो भी नरेंद्र मोदी से जान छुड़ा लें तो ये खुद भारत और भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। वरना ये दरिंदा जो आग लगा रहा है वो भारत ही नहीं, भारतीयों को भी जलाकर राख कर देगी। इसी के साथ मुझे दीजिए मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, सेम टाइम सेम चैनल की जिंदगी ने वफा की। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।